गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग उसी विलियन चैप्टर के बारे में फिर अध्ययन करेंगे। हमने कुछ टॉपिकों पे भी पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। आज का लेक्चर है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है, हेनरी ने किसके संदर्भ में नियम दिया था और इस नियम का निष्कर्ष क्या निकला, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हेनरी ने जो नियम दिया था क्या था, उन्होंने कहा था स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो, स्थिर ताप पर किसी द्रव की विलयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी जो द्रव की विलयता है वो विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती है, ठीक है ना। किसके समानुपाती है? विलयन की सतह पर पड़ने वाला आंशिक दाब के समानुपाती। कौन समानुपाती? द्रव की विलयता। यानी द्रव की जो विलयता है वो आंशिक दाब के क्या है, समानुपाती है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ना, द्रव की विलयता, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, द्रव की विलयता आंशिक दाब के समानुपाती है। यही हेनरी का नियम। इसको एक लाइन में इसी तरह से हम परिभाषित करेंगे। समझ में आ गया आप बच्चों को? तो हाँ, यही है। यानी हेनरी का नियम क्या है? द्रव की विलयता जो होती है आंशिक दाब के समानुपाती होती है, वो भी इनके, यानी इतने का छोटा सा निष्कर्ष हो गया। तो आगे हमने बताया, नोट में देखें। अब द्रव की विलयता होती क्या है, यानी किसी गैस की विलयता जो होती है उसको हम किस में व्यक्त करते हैं? मोल अंश में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? मोल अंश में हम व्यक्त करते हैं। तो अब मोल अंश में व्यक्त करते हैं, तो आगे देखिए क्या था। अब इस परिभाषा के अनुसार कैसे सूत्र बनता है, तो देखिए, कह रहा माना द्रव का मोल अंश क्या हो सकता है? स्मॉल एक्स, तथा आंशिक दाब क्या हो सकता है? स्मॉल पी। तब क्या हो जाएगा परिभाषा के अनुसार, यानी द्रव की विलयता यानी यक्स बराबर समानुपाती है, तो समानुपाती का हम सिंबल लगा देंगे, यस प्रोपोर्शनल टू पी। पी क्या है? आंशिक दाब। पी क्या है? आंशिक दाब है, ठीक है ना, आंशिक दाब है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू X लिखा जा सकता है बच्चों। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू, यानी हमें प्रोपोर्शनल को हटाना होगा तो कोई कांस्टेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? KH मल्टीप्लाई X। ये हमारा हेनरी का नियम हो गया। यानी इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट, एक नियतांक ले लिया, और वो नियतांक क्या है? KH है। यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। जहाँ KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। तो हमारा KH हेनरी स्थिरांक हो गया बच्चों। तो अब मान लिया जाए, तो यानी हेनरी ने क्या दिया था? स्थिर दाब पर किसी द्रव की विलयता या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो हमारा देखो यहाँ पर आ गया, गैस के पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात P इक्वल टू KH इंटू H। यहाँ पर X इक्वल टू हो जाएगा मोल अंश, X इक्वल टू हो जाएगा मोल अंश, एंड P इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? आंशिक दाब। आंशिक दाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि हम इसे ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं, स्लोपली बनाते हैं, तो क्या करेंगे? हम एक ग्राफ खींचेंगे। ग्राफीय रूप में इसको हमें खींचना हो, यानी हेनरी का नियम को यदि हमें ग्राफ के रूप में हमें प्रदर्शित करना हो, तो क्या करेंगे? यदि x अक्ष को, हमारा ये x अक्ष होता है और ये हमारा क्या होता है? y अक्ष होता है। यदि हम x अक्ष को क्या मान लें? मूल अंश, ठीक है बच्चों। और y अक्ष को क्या मान लेंगे? y अक्ष को मान लेंगे, यानी इसको हम मान लेंगे आंशिक दाब। आंशिक दाब मान लेंगे। यदि x अक्ष को मूल अंश मान लिया गया और y अक्ष को आंशिक दाब मान लिया गया, तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर देखेंगे, x अक्ष को मूल अंश और y अक्ष को दाब मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा?
तब एक सरल रेखा होगा। क्या होगा, इनके मध्य जो निकलेगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। अब ये जो सरल रेखा किनके मध्य, x अक्ष और y अक्ष के मध्य, मध्य हमारा यही हुआ पॉइंट, इस मध्य से निकलने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी, प्रवणता होगी। क्या होगी, स्लोप होगी। ये जो रेखा होगी वो कैसी होगी, स्लोप होगी। तो जब ये रेखा स्लोप होगी तो क्या हो जाएगा, यानी ये स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, यानी इन दोनों के जो मध्य होकर निकल रही है वो क्या हो गई, KH हो जाएगी। यानी ये जो स्लोप है, ये जो बीच की रेखा है वही क्या है, हेनरी स्थिरांक है। क्या है हमारा बाबू, हेनरी स्थिरांक है। इन इसके यानी x अक्ष के बीच और y अक्ष के मध्य जो निकलने वाली रेखा है उसके बीच जो स्लोप निकलता है वो हमारा हेनरी स्थिरांक होता है। यदि हम इसके बीच बीच में पॉइंट आउट कर लेते हैं ताकि इसको मैचेबल कर दिया जाए, यहाँ से ऐसे होता है ना, नंबरिंग किया गया होता है, कितना इसमें चल रहा है, तो मैचेबल कर दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट कर लिया जाएगा इसमें। यदि देखते हैं, देखो अब यहाँ पर जैसे जैसे हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हेनरी किसी, अब देखिए किसी गैस का ताप जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, गैस का ताप हम बढ़ाते जाएंगे, गैस का ताप बढ़ता रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये KH का मान यानी हेनरी स्थिरांक का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, तथा जो मोल अंश है उसका भी मान बढ़ता जाएगा। दाब बढ़ने के साथ साथ, यानी हम देखेंगे यदि दाब बढ़ता है, दाब के बढ़ने के साथ साथ क्या क्या बनेगा, हेनरी स्थिरांक बनेगा, अर्थात KH बढ़ेगा, और साथ में क्या बचेगा, मोल अंश, ये भी बढ़ता जाएगा। ये तीनों दाब के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहेंगे, यानी ये ग्राफ और भी ज़्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा तो हेनरी के नियम के बारे में हम बच्चों जान चुके थे। अब है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हेनरी ने क्या क्या अनुप्रयोग बताया था। तो सबसे पहला जैसे सोडा वाटर के निर्माण में, तो सोडा वाटर जैसे आप लोग देखे हो ना, सोडा वाटर क्या होता है, जैसे जो दारू उरू पीते हैं, शराब पीते हैं, देखते नहीं है सोडा वाटर, पानी की जगह वो सोडा वाटर मिलाते हैं ना। अब उस सोडा वाटर में हेनरी का नियम कहाँ से लागू हो रहा है, हम बता रहे हैं। तो कह रहा है जब सोडा वाटर का निर्माण होता है तो जो दाब बढ़ता है, दाब के साथ साथ उसका मूल अंश भी बढ़ता है ना। अभी हमने बताया जब दाब बढ़ता है तो दाब के साथ साथ हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है। तो वही कह रहा है कि जब सोडा वाटर का निर्माण किया जाता है तो सोडा वाटर हो या किसी प्रकार का पेय पदार्थ हो, पेय पदार्थ का मतलब कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, ड्रीम, मिरिंडा, कौन हो सकता है यार, कोई भी पेय पदार्थ ले लो ना। तो ये जो पेय पदार्थ है या सोडा वाटर है, इनके निर्माण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इनकी विलेयता बढ़ाने के लिए हेनरी का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता किसमें, सोडा वाटर में, और शीतल पेय पदार्थ में इसकी विलेयता बढ़ाने के लिए हेनरी के नियम का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों। अब आता है गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए। तो अब आ जाता है गहरे समुद्र में, तो आप लोग गोताखोर तो शायद देखे होंगे, जैसे गांव में बाढ़ आता, कोई डूब मर जाता तो उसके लिए गोताखोर आते हैं ना, वही गोताखोर। तो गहरे समुद्र में गोताखोर क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगा कर जाते हैं और वो लंबे समय तक 2 घंटा 3 घंटा तक वो पानी में रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं, आम इंसान के लिए तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन वो भी एक आम इंसान है, उनको ट्रेनिंग दिया गया होता है। अब रहा बात कि गोताखोरों के लिए क्या गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए हेनरी का नियम किस प्रकार से उपयोगी है, ये जानते हैं। जैसे गोताखोर जो होते हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन ही नहीं होता है, हीलियम गैस मिलाया जाता है। हीलियम गैस मिलाकर उनको दिया जाता है। केवल ऑक्सीजन रहेगा तो जब अंदर जाएंगे तो सांस लेंगे और देंगे ना तो रक्त का थक्का बन जाएगा, जगह जगह शरीरिया में रक्त के जगह गोल गोल हो जाएगा, ठीक क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, जिसके कारण वो ही जब मर जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हीलियम मिला दिया जाता है, हीलियम गैस मिला दिया जाता है, ताकि जब वो सांस लेता है तो जब एक सांस लेता है तो सांस लेने का मतलब क्या हुआ, एक सांस मतलब उससे अंदर एक बार जब खींचता है तो जब दूसरा सांस बाहर छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीलियम गैस के कारण उसकी बैलेंस बना देती है। हीलियम गैस उसको बैलेंस बना देती है। और जब हीलियम गैस हमारे शरीर के अंदर वायु यानी ऑक्सीजन के द्वारा अंदर जाती है तब वो क्या करता है कि जगह जगह रक्त का थक्का जमने नहीं देता, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो नियमित रूप से पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों रूप से चलता रहता है। इसीलिए
यानी हेनरी के नियम के अनुसार, यानी हेनरी का नियम लागू होता तभी वह हीलियम गैस ऑक्सीजन सिलेंडर में मिलाया जाता है, इसीलिए हेनरी के अनुप्रयोग में इसको भी रखा गया। अब आता है चौथा, अधिक ऊंचाई वाले जगह पर रहने वाले लोगों के लिए। अब जैसे जो लोग माउंट क्लाइंबर होते हैं, जैसे लोग हिमालय पे चढ़ जाते हैं, कंचनजंगा पर चढ़ जाते हैं, K2 पर चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, चढ़ते कैसे हैं? पैदल चढ़ते हो तो बात सही है, लेकिन उनके देखते हो ना, क्या नाम है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें भी केवल ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें भी हीलियम मिलाया जाता है, ताकि जब वो ऊंचाई पर चढ़ते रहते हैं बिना सिलेंडर बिना ऑक्सीजन के तुम ऊंचाई पर चढ़ोगे ना तो कुछ समय बाद तुम्हारे नाक से खून बहने लगेगा, वहीं ऑन स्पॉट ब्लड हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे। तो ये तो क्या होता है, उनको जो वहीं पैदा हुए रहते हैं या वहीं पले बड़े रहते हैं उस वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर जाके नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम लोग को क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके साथ में ढोते हैं और चलते रहते हैं। तो क्या होता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिला दिया जाता है, ताकि हम देखिए हीलियम मिलाने का तात्पर्य क्या है, जब हम समुद्र के अंदर यानी पृथ्वी सतह के अंदर जाते हैं या पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाते हैं, दोनों कंडीशनों में हेनरी के नियम लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि दोनों कंडीशनों में हेनरी के नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि जब उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम को मिलाया जाता है तो सामान्य रूप से हीलियम गैस मिलता नहीं है, इसलिए हेनरी दाब के अकॉर्डिंग मिलाया जाता है, जिसके कारण वो गैस पूरी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर में मिल जाता है। और जब हम माउंट क्लाइंब करते हैं यानी पर्वत पे चढ़ते हैं तो धीरे धीरे सांस लेते रहते हैं, तो हमारा जो रक्त है वो नियमित रूप से चलता रहता है, जगह जगह थक्का जमता नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमारा गंतव्य स्थान तक होता है। तो इसीलिए हेनरी का नियम सोडा वाटर पे लागू होता है, शीतल पेय पदार्थों पर लागू होता है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन टैंक के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए, और जो माउंट क्लाइंबर यानी पर्वतारोही होते हैं उनके लिए भी यही लागू होता है। तो हेनरी ने यही 4 प्रकार का अनुप्रयोग दिया था। तो बच्चों आज के लिए बस वीडियो इतना ही, अगला वीडियो नेक्स्ट डे, बाय।